बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और के साथ ज़रिया इरफान। मौजूदा हुकूमत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त शहबाज हुकूमत सख्त मुश्किलात का शिकार है। कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत को इस वक्त 3 तरह की मुश्किलात का सामना है। पहली ये कि लातादाद सख्तियों के बावजूद उनको सख्त ऑपोजिशन का सामना है। तहरीक इंसाफ हर मुश्किल के बाद मजीद मजबूत होकर इस हुकूमत को असेंबली के अंदर और बाहर टफ टाइम दे रही है। मौशी हवाले से भी हुकूमती जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अभी तक ना तो इस हुकूमत को दोस्त ममालिक की जानिब से कर्ज रूल ओवर की यकीन दहानी मिल सकी है और ना ही $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा होने की कोई सूरत नजर आ रही है। FBR 2 माह का रेवेन्यू हदफ हासिल करने में नाकाम हो चुका है। तहम हदफ की तकमील के लिए उसे इस माह मजीद 1196 अरब रुपए जमा करने होंगे। अगर FBR सितंबर का हदफ भी ये टारगेट भी हासिल करने में नाकाम हुआ तो IMF की जानिब से मिनी बजट की डिमांड की जा सकती है। इतला तो यही है कि FBR ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नए मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने के साथ साथ उनकी गाड़ियां, उनकी जायदाद खरीदने पर पाबंदी जैसी सख्त तजावीज शामिल हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी और आईनी तरमीम के हवाले से भी हुकूमत वक्त मुश्किलात का शिकार है। लकी मरवत, बनू और DI खान में पुलिस हड़ताल पर जा चुकी है, जबकि एक सूबे के वज़ीर आला रियासत की इजाजत के बगैर अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वफ्द भेजने की बातें कर रहे हैं। इस तरह हुकूमत पिछले एक हफ्ते से आईनी तरमीम लाने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रही है और उनकी ये कोशिश जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत के बगैर नामुमकिन नजर आती है। लेकिन आज ही कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजल रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में मुमकिन तौसीह की मुखालिफत करते हुए बिला तफरीक खरीदारी के सरबराहों पर इसी फिक्र में मुब्तला रहने का इल्जाम आयद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन का अमल अगर फौज में है तब भी गलत है, अदलिया में है तब भी गलत है और सिविल ब्यूरोक्रेसी में है तब भी गलत है। इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, एंकर पर्सन उसामा गाजी और इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान रज़ी साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि एक तो पहले हम सब ये सोचते रहे कि वो 8-9 घंटे कहाँ थे। 8-9 घंटे के बाद जब वो मंजर-ए-आम पर आए तब भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई मीडिया टॉक नहीं की, लेकिन जो कुछ कहा वो एक तूफान लेकर आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं, प्लीज सुनवाइए। मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मुझे उनसे बात करने दो। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है। आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक तरफ CM KP के अली अमीन गंडापुर, उनकी कॉन्वर्सेशन आपने सुनी, जिसके बाद हमने देखा कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने किस तरह से उसके ऊपर रद्द अमल दिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अली अमीन गंडापुर गलत कर रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब का रद्द अमल बिल्कुल ठीक है? क्योंकि जो कुछ लकी मरवत में हो रहा है, बनू में हो रहा है, DI खान में हो रहा है, पुलिस हड़ताल पर जा चुकी है। यानी कि वहां के सिर्फ लोग ही नहीं, पुलिस को भी अब अफवाज पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। रिजवान रज़ी साहब, इससे हम लोग सियासी एतबार से मामले को देखें या मामले की हसासियत को जांचते हुए हमें अब तबसरा और तज्जिया देना होगा? मुझे इजाजत? जी रिजवान साहब, अब मैं शुरू करूं। हमें सहाफती एतबार से देखना होगा, क्योंकि हमने अभी इस प्रोग्राम के अंदर कहा कि रोल ओवर नहीं हो रहा, रोल ओवर हो चुका। $5 अरब का सऊदीया ने, $4 अरब का चाइना ने और $3 अरब का UAE ने रोल ओवर दे दिया। लेकिन हमें सहाफती एतबार से देखना होगा ना। इसी तरह जनाब अली अमीन गंडापुर साहब हों या वो दूसरे साहब हों, जो लकी मरवत की पुलिस है या DI खान की पुलिस है, उसका मुतालबा क्या है? 2 मुतालबे बड़े रोजगार हैं, कभी पढ़ के तो सुनाएं इसके ऊपर। 2 मुतालबे बड़े कमाल के। एक तो ये है कि फौज हमारी हिफाजत करे, ये पुलिस कह रही है कि फौज हमारी हिफाजत करे, नंबर 1, और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे क्योंकि हमारे रिश्तेदार कत्ल हो रहे हैं। ये वहां के DSP लेवल के बंदे कह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है
کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ جنرل مارشل نہ کیا جائے. یعنی یہ کے پی پولیس کو یا کے پی کے اندر سابق فاٹا کے 2 ایجنسیوں کی پولیس کو فیض حمید صاحب کے کورٹ جنرل مارشل سے کیا مسئلہ ہے, یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. حالانکہ آج کے پروگرام کے اندر یہ بھی موضوع ہونا چاہیے تھا کہ کل جو پی ٹی آئی نے احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا تھا وہ اس سے فرار ہو گئی. صاحب آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے, پروگرام میں آگے چل کر اس پہ بھی بات کر لیں گے. فی الحال مجھے آپ اس معاملے کے حوالے سے, حالانکہ صرف بد دعائیں دینی تھی, انہوں نے بیٹھ کے مسجدوں میں بد دعاؤں سے بھی وہ فرار ہو گئے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے اس وقت جو ہے وہ آپ ہر بیان کے ساتھ بار جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. جو پی ٹی آئی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اسے سیاسی شہید بننے کا موقع فراہم کیا جائے. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ دوسری سائیڈ سے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کہاں تک جاتے ہیں. اچھا. تو بظاہر یہ لگتا ہے وہ ہر بیان کے ساتھ وہ بار بڑھاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ ہر بیان مطلب کے آپ یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے جتنے بھی وزراء ہیں یا جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں ان کے جو لہجے میں ایک اشتعال ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر کچھ بھی کہیں پر ہوتا ہے تو وہ سیاسی شہید بن سکتے ہیں. انور اعظم مجھے یہ بتائے گا, جیسے کہ رضی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہڑتال پر جانے کی ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ فوج ہماری حفاظت کرے اور پھر یہ کہ ہمارے لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کرے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ بالخصوص کے پی والے کہہ کیا رہے ہیں آخر. بہت شکریہ زریاب. دیکھیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اور ان کی جو کیبنٹ ہے انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے 2 جو شہر ہے وہاں کی جو پولیس ہے جو ان کے ماتحت ہے وہ ایسی گفتگو کر رہی ہے اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہماری حفاظت فوج کرے جبکہ وہ خود ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, ادارہ ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے کہ کیا یہ سیاست نہیں کہ فیض حمید کی اگر کہ ماشاء اللہ اس کو ان کا ٹرائل نہ کیا جائے. مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ایسا کبھی ہم نے دیکھا؟ اتنے سنگین حالات ہیں اور ہمیں سوچ سمجھ کر اس پر گفتگو بھی کرنی چاہیے اور حقائق کو مد نظر رکھنا ہوگا. کیونکہ اچھا انور رضا میری بات یہ پوائنٹ لے لیجئے, اپنے تجزیے کے ساتھ اس کو کنٹینیو کیجئے گا. پوائنٹ لے لیجئے, آپ نے کہا نا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو. یہ جملہ مکمل اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف فیض حمید ہی نہیں, اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی پھر جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. زریاب مجھے یہ بتائیے کیا یہ کسی بھی صوبے کی پولیس کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے قانون کے, آئین کے اور جو پاکستان کے قوانین کا ان پر لاگو نہیں ہوتے؟ کیا وہ یہ دوران سروس اور وردی پہنی ہوئی ہو, یہ سول کپڑوں میں ہو, ان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ بڑے ناپ توڑ کر بات کریں؟ کیا ان کو اس سیاست میں آنا چاہیے؟ کسی بھی ادارے کی میں بات کرتا ہوں, وہ کسی بھی صوبے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے, سنگینی مزید بڑھے گی. یہ کیوں کر کیا جا رہا ہے؟ آپ اس پر ذرا آئیے. دیکھیے یہ بات کیا یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ میں کہوں کہ زریاب اگر مجھے یہاں پر نہیں بٹھانا تو آپ فلاں شخص کو بھی نہ بٹھائیں؟ کیوں بھائی, یہ استحقاق آپ کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اگر فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو باجوہ کے خلاف بھی کرے, اور اگر باجوہ کے خلاف نہیں کرنی تو ان کو بھی چھوڑ دیں؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام قانون کے مطابق, سروس ایکٹ کے مطابق لوگوں کی حفاظت کرنا ہے. اور اگر وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں تو جو صوبائی حکومت ہے, کیبنٹ ہے, ان کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں سنا نہ دیکھا کہ اس طرح کی جو حالات و واقعات ہیں اور سیاست پر پولیس گفتگو کرے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ جو علی امین گڈھا پور کا آپ نے جو سوال چلایا تھا اس پر خواجہ آصف نے رد عمل دیا تھا, تو مجھے بتائیے کہ جب آپ کے صوبے کا سربراہ اس طرح کی گفتگو کرے گا, بغاوت کی میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں مانتا ہوں. قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا, نہیں کر رہا, بالکل جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ایسے قوانین کو ہم کبھی بھی ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے. انور اعظم صاحب, آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈل رہا ہو, لوگ مر رہے ہو, قانون حرکت میں نہ آئے, تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہیں گے اچھا آپ لوگ کچھ نہیں کریں تو پھر مجھے کچھ کر لینے دیں؟ تو قانون کے انچارج آپ ہیں بھئی, آپ صوبائی حکومت کے ساتھ بڑی اچھی بات کے ذریعے خدا کا خوف کریں. نہیں ایک منٹ رضی صاحب, بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات آپ نے کی. بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے گھر کا کوئی بڑا ہے نا
जब आप बड़े को एक साइड पर रखेंगे और छोटा उठ के ये गुफ्तगू करेगा और बड़े की इज्जत और एहतराम नहीं करेगा तो घर में नाचाकी बढ़ेगी, जब नाचाकी बढ़ेगी तो बाहर वाला 2 रोज पहले कौमी असेंबली में जो सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सनम जावेद के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फलक जावेद के हवाले से बात कर रही हूँ, उनके घर भी और उनके घर के बाहर भी सिविल कपड़ों में मलबूस शख्सियात का मुहासरा है, तो मुझे बताइए फिर कहां पर जाके बातें रुकेंगी? मतलब सब कुछ दांव पे लगा हुआ है ना। अब मुझे ये बताइए जरिया मेरा बिल्कुल फाइन, जरिया मेरा सवाल ये है, क्या मैं बतौर जर्नलिस्ट जिसने 26 बरस इस प्रोफेशन को दिए, मुझे जस्टिफाई कर सकता हूं मैं कि मैं यहां पर बैठकर नेशनल टीवी पर किसी एक सियासी जमात को प्रोटेक्ट करूं और किसी एक सियासी जमात को रगे दूं? मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम जर्नलिस्ट हूं मैं, मेरा काम है कि हकायक से लोगों को आगाह करना। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मालूमात तक रसाई जो है वो इस शहरी का हक है जो टैक्स पे करता है और मैंने उसको ये सच्चाई से आगाह करना है। एक बात। दूसरी बात, मुझे उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है कि मैंने यहाँ पर बैठकर लोगों को बताना है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर मैं भी आग पर तेल छिड़कूंगा तो मुझे बताइए इस मुल्क के साथ खैर खा कौन है? ठीक है, जहां पर सियासत हो रही है, हुकूमत हमेशा किसी की भी वो अपोजिशन को इसी तरह क्रैश करती है। अब मुमकिन है कि ज्यादा बुरे तरीके से क्रैश किया जा रहा हो, लेकिन आपको याद होगा, फिर आपको वो भी हकायक बताने होंगे, जब खान साहब अपनी तकारीर में बतौर वजीर आजम, हम उस वक्त भी चीखते थे जब वो कहा करते थे कि मैं इनका एसी बंद करा दूंगा, ये कर दूंगा। अब जो कुछ हो रहा है उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि कल को फिर इन्हीं की बारी आएगी और फिर ये चीख रहे होंगे और फिर हम यहाँ पर बैठे यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। बिल्कुल यही बात हम कल भी कर रहे थे। किया बलूचिस्तान का भी विजिट भी, मैंने केपी के और बलूचिस्तान का विजिट किया, मैंने वहां पर आम आदमी से भी बात की। आप यकीन जानिए जिस तरह लोगों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले उनके अवामी नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, फिर वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी जिम्मेदार है, फिर किसी ना किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। देखिए, मैं यहाँ पर बैठकर खुलकर इसलिए दर्द दिल से ये बात करता हूँ कि मैं बीइंग शहरी, बीइंग पाकिस्तानी, मेरा ये हक है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए आपने अवामी राय का इजहार किया, आपका पॉइंट आ गया। उसामा गाजी साहब, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताएगा जो अली अमीन गंडापुर साहब की कल की स्टेटमेंट सामने आई, पहले तो वो गायब रहे और जब आए तो वो एक अलग ही भौचाल के साथ, अलग ही तूफान के साथ वो मंजर यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अपनी पॉलिसी अपने पास रखें, खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। ये पॉसिबल है एक सूबे के वज़ीर आला के लिए कि वो रियासत को या रियासती मामलात को एक साइड पर रख के खुद कहे कि हाँ मैं अफगानिस्तान जाकर इन मामलात पर गुफ्तगू करूंगा? देखिए, जब एक विफाक है तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां विफाक की हैं, कुछ सूबों की हैं, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी सूबे की भी आती है अमन अमान की सूरत हाल की। जहां तक वफ्त भेजने की बात है, उन्होंने कहा जी फिर मुझे भी इजाजत दें, उनके अल्फाज गालिबन इस तरह के, फिर मुझे भी चाहिए कि मैं भी वफ्त भेज दूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब गए थे अफगानिस्तान, ना वो वजीर खारजा है, ना वो वजीर दिफा है, कोई मेरा ख्याल है हुकूमती ओहदा भी उनके पास नहीं है। किसने उनको भेजा था, किस लिए भेजा था? क्योंकि उनका वहां असर और रसूख है। अब वो कहते हैं कि फिर हमारा भी असर और रसूख है, हमारे भी ताल्लुकात वहां पर हैं, फिर आप हमें दे दें इजाजत। अगर वो नहीं बातचीत कोई बन रही, बॉर्डर किसके कंट्रोल में है? सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं है, तो बॉर्डर किसके पास है कि जहां से दखल अंदाजी हो रही है या आ रहे हैं जा रहे हैं? तो कहते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। आप विफाकी सतह पर बैठे हो, कहते हैं मैं एपेक्स कमेटी में बैठा हूं लेकिन वहां मेरी नहीं सुनी जा रही, तो वो फिर आकर उन्होंने यहां बात कर दी है। असल में हो ये रहा है कि किसी की गर्दन भी दबाई जाए, उसको थप्पड़ भी मारे, तशद्दुद भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि चीखना नहीं है, आवाज ना निकले तुम्हारे साथ जो भी कर रहे हैं चुप करके तुमने सहना है। अब वो एक कंटिन्यूटी देख रहे हैं, हो सकता है उनको कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हों, चाहे वो 22 अगस्त का जलसा हो, उससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हैं, वो जिस तरह दिन रात लगे उन्होंने पूरी एक तमहीद बांधी है कि ये हुआ। देखिए, इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इनकी तवज्जो इस तरह से है कि हमने अपना इक़्तिदार किस तरह से आगे ले जाना है। जितनी कानून साजी हुई है, आप देखिए जिस तरह हम यहां बात कर रहे हैं, आइन के अलावा कोई और हल नहीं है कि जो आइन में लिखा है उस पर सब चले। क्या आइन में नहीं है कि आपने बल्दियाती इलेक्शंस करवाने? आप देखिए यहां पर कानून साजी हुई जिसकी वजह से सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि जी फिर दोबारा इस्लामाबाद के इलेक्शंस ना हो, ये काम हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें एक मिनट के लिए, जी वो बड़ा गलत कर रहे हैं, उनके पास 2/3 क्या 3/4 मेजोरिटी भी है, फिर भी आप सेनेटर्स नहीं उनके बनने दे रहे, मखसूस नशिस्तें आप उनके पास नहीं आने दे रहे थे। आप उनको मारते जाएंगे, चीखें और ज्यादा जोर से निकलेंगी, मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? उनका स्टेक कहां है? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा उनका है। अवामी नेशनल पार्टी को आप देखिए, उसका ताल्लुक कहां से है? खैबर पख्तूनख्वा से। वो क्या बातें कर रहे हैं? आप कोई एक जमात मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इतना वहां स्टेक नहीं है, था किसी दौर में, अब भी उनके वोटर्स होंगे, लेकिन अब जितनी जोर से कोई बात करता है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, माजरत के साथ नहीं होनी चाहिए, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन उसको उतना वोट पड़ता है। अभी हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन हुए कबायली इलाकों में, वहां पर साबिका कबायली इलाके, वहां पर
तहरीक इंसाफ हार गई, अवामी नेशनल पार्टी जीत गई, क्योंकि उन्होंने ज्यादा खतरनाक बातें की हैं। आज मौलाना साहब ने असेंबली में खड़े होकर कह दिया कि जी इदारे अपने अंदर देखें, ये तो फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं। तो जितनी खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं, कुछ तो है, कोई तो वजह है कि उनको ये लग रहा है कि अवाम के सेंटिमेंट ये है कि ये बात जितनी ज्यादा जोर से की जाएगी, जितना ज्यादा इस तरह से बोला जाएगा, उतना हमें वोट पड़ेंगे। तो इस चीज पर गौर करने की जरूरत है। रिजवान रज़ा साहब, वैसे बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और कई जगहों पर ये बातें हो भी रही हैं कि ऐसा क्या है कि जो कोई भी फौज मुखालिफ बयानियां लेकर आता है मंजर यहाँ पे, या फौज मुखालिफ गुफ्तगू करता है, फौज पर नहीं मैं सेंटिमेंट्स, हाँ जी, हमें एस्टैब्लिशमेंट, हमें अल्फाज के चुनाव में ध्यान से करना चाहिए। से बात हो रही है। डर गई। चले आप जो भी कह लें, आप चले जी, फौज मुखालिफ जो भी कोई लफ्ज इस्तेमाल तो करता बोल है, गई थी मेरी वो बहन, वहाँ पर सर, जो है ना उसकी करें रज़ी प्रॉब्लम साहब, नहीं, क्रिएट हो जाती है। establishment, नहीं, रिजवान रज़ा साहब ने हाल ही में पीटीवी ज्वाइन की, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए रिजवान साहब, आपने आज पब्लिक पे बैठे हैं, पीटीवी वाला ओपिनियन नहीं देना मुझे, लेकिन फिर भी मुझे बता दीजिए, ये जो सब कुछ चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जैसे कि उसामा गाजी ने भी बयान किया कि उन्होंने बारहा कुछ इदारों के नाम लेकर कहा कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो अब क्या होगा? वो भी एक साइड पर तकिया करके खड़े हो गए हैं कि मतलब एक्सटेंशन वाले मामलात में वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा। वैसे आप मुझे ये बताएं, आप एंकर हैं, न्यूज़ प्रोड्यूसर साहब से पूछें, हल्का 1/71 के अंदर तब्दीली आई है कि नहीं, मतलब कितने के वोट पड़ गए तब्दीली को? इलेक्शन हो रहा है ना आज वहाँ पे ज़िमनी, तो वो भी हमें बताना चाहिए। अच्छा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी अपनी सियासत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तमाम तर मुखालफाना तकरीरों के बावजूद भी वफाक के अंदर वजारत उज़्मा का वोट आखिरी वक्त में आके शहबाज शरीफ साहब को दे दिया था। मुझे अनवर रज़ा करेक्ट करें अगर मैं सही नहीं कह रहा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपने लिए बारगेनिंग चिप के तौर पे इस तरह के मौके इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए। और वो किस तरीके से हुकूमत से अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस मांग सकते हैं, और वो करेंगे इसके लिए जो भी सूरत हाल होगी। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर हुकूमत चाहेगी 2/3 अक्सरियत के साथ कोई तरमीम करना, तो वो उसको बड़े आराम से मैनेज कर लेगी। और पीटीआई के अहबाब जो हैं, आप देखिएगा, हस्बे साबक और तारीख के ऐन मुताबिक ऐन मौके के ऊपर बाइकाट करके या ऐवान से वाकआउट करके उसको फैसिलिटेट करेंगे। हुकूमत ने अब तक जो भी कानून साजी चाहिए है वो कानून साजी उसने की है, और पीटीआई ने हमेशा ऐसे ही उसको फैसिलिटेट किया है। वो उस वक्त वाकआउट कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं सीन से, और यूं हुकूमत खामोशी से कर लेती है। ये अंडरस्टैंडिंग हुकूमत और हर हुकूमत और ट्रेजरी के दरमियान हमेशा रही है, और ट्रेजरी अपोजिशन जो है वो इस तरह करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा लेती है, अपना मौजूदगी का एहसास भी दिला लेती है, और हुकूमत के साथ औकात कार, वो क्या होता है जी, कार जो है वो भी बरकरार, तलकात कार जो है वो भी बरकरार रख लेती है। अच्छा अनवर साहब, वाकई भी आप सहमत करेंगे रिजवान रज़ा साहब की गुफ्तगू से कि मौलाना मुमकिन तौर पर इस बार भी सजे दिखा के कभी मार देंगे? देखिए ज़रा, मौलाना फजल रहमान साहब जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे गवर्नमेंट को, उस वक्त तक गवर्नमेंट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आने में जो तरमीम है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मामला है। एक बात तो ये है, मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को 2 टोक अल्फाज में कहा है, वाजे किया है कि आपने इस इंतखाबात में मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे मैंडेट को चुराया गया है। अगर आपने दूसरों को फैसिलिटेट किया है तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं किया गया? एक बात तो ये है। दूसरी बात, तालिबान के साथ मौलाना फजल, मतलब मुझे क्यों निकाला के बाद एक नया वर्जन आया है, मैं क्यों नहीं? जी, उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर की है। दूसरी बात, उन्होंने देखा जहाँ पर तालिबान के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान पर आपको याद होगा कातिलाना हमले भी हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। तीसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए, दरवाजे बंद नहीं किए, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। अब आते हैं ट्रैक रिकॉर्ड पर, हकायक पर। हमने हमेशा माजी से अब तक यही देखा है कि जब भी
सहूलत कारी का मामला आता है तो मौलाना फजल रहमान साहब का वोट जो होता है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ होता है। इस मरतबा ज़रा हालात इसलिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत नाराज़ हैं इन तमाम हालात व वाक़यात से इंतखाबात में होने वाली सिचुएशन के नतीजे में। दूसरी बात आपको मैं ये भी अनवर, बड़ी लेकिन- इम्पोर्टेंट बात बताऊं, लेकिन- मौलाना फजल रहमान साहब जो है, और हमें रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफ से साहब ने जरा ज्वाइन की है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शौकत साहब अपना वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की, जो कि हम देख रहे हैं कि एक अलग ही भौचाल आ गया उसके बाद, और वज़ीर दफ़ा ख्वाजिब साहब ने भी जो गुफ्तगू की इसके ऊपर जो रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा पार्लियामान पर हमला है, फेडरेशन पर हमला है। आप इस स्टेटमेंट के साथ स्टैंड आउट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ना तो फेडरेशन पे हमला है और ना ख्वाजा आसिफ पे हमला है। ये देखिए, जो लोग यहाँ सफर हो रहे हैं ना खैबर पख्तूनख्वा में, जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं पे दर पे, तो यहाँ के लोग अब देखें, जो पुलिस ने यह एहतजाज शुरू किया है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इससे लोगों के अंदर जो रिजेंटमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। वो इसके लिए ये लाजमी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पे बात करे अफगान गवर्नमेंट के साथ, और जो वहाँ से इंसर्जेंसी हो रही है उसको रोके। तो इस हवाले से, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये बात उठाई गई है, लेकिन वहाँ का जो वजारत खारजा है वो बिल्कुल उस पर खामोश बैठा है, कोई उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से यहाँ के लोग सफ़र हो रहे हैं। तो उन्होंने जज्बात में आके ये कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम राब्ता करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फेडरेशन को या अपने वफाक को नजरअंदाज करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है कौमी असम्बली में शौकत यूसुफ साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो मामला है ये पार्लियामेंट में उठाना चाहिए? मान लिया कि जो शख्स ताबत में या जज्बात में आके बात कर दी। देखिए, वहाँ पे भी उठाएंगे, लेकिन जाहिर है 4 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है। अब एक मुंतखब वज़ीर आला है और सुबह शाम उसको ये सुनना पड़ रहा है कि जी आप अफगानिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने शायद तो जज्बात में आके कह दिया, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम खुदा न खास्ते कोई अलग कोई बात कर रहे हैं या डायरेक्टली। देखिए, तो हम सबको पता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से उस तरफ या इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बात जो है उसे वफाकी हुकूमत कर सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, बहुत सारे अफगानी लीडर्स जो है वो पेशावर में रहते हैं, पहले भी रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं लोगों के। यहाँ अफगान कौंसलर जनरल है, तो मतलब ये कि बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है और वो मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसमें कोई हिचकिचाहट है आपके, तो हमको डायरेक्ट आपको एक किस्म की फैसिलिटेशन की बात की है, लेकिन वो जज्बात में थे, शायद वो अल्फाज की जो है ना वो उस तरह अदा नहीं कर सके। ठीक है, अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मान भी लें शौकत यूसुफ साहब, लेकिन जिस तरीके से जो हालात बन्नू में हैं, लकी मरवत में हैं, DI खान में है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौजूद इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं, आपको नहीं लगता जो सूबे की नुमाइंदा लोग हैं, जो वुज़रा है वहाँ पर, जो कि मकामी क़यादत है, उन्हें भी सोच विचार करना चाहिए, उन्हें भी अफ़ाम व तफ़हीम से काम लेना चाहिए? पुलिस को, वहाँ की आवाम को, सारे अपनी लोग है ना, मिल बैठ कर बात करना होगी। इस तरह अगर इदारे एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो मामला कैसे हल होंगे? देखिए, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए और हम कोशिश भी कर रहे हैं। इसकी वजह ये है ना कि यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है उसको ख़त्म करने में मेरे ख्याल से ना अकेली फौज, ना अकेली पुलिस, ना अकेली आवाम, ये पहले भी जो अगर उनको शिकस्त हुई थी तो ये तीनों मिलकर हुए थे, इन्होंने मिलकर शिकस्त दी थी। कुर्बानियाँ आवाम ने भी दी है, फौज ने भी दी है और पुलिस ने भी दी है और अभी भी दे रही है। शायद गलतफहमी भी हो रही है और इसमें बीच में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तीनों को मिलकर अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी खत्म की जा सकती है। बस एक मुख्तसर सा कमेंट मैं आपसे लेना चाह रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, तो क्या आसान और बेहतर नहीं होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि सूबे के वज़ीर आला हैं वो खुद इनिशिएटिव लें और वो जाकर बैठे वहाँ के लोगों के साथ और फिर मामलात को लेकर आया जाए पार्लियामेंट में? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और ये रोज इस पे बात होती है। कोई ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने लोगों से बात नहीं की है या वो बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल वो इंगेज हैं। और आज भी आप IG पुलिस के बयान आप देख लें, IG पुलिस का जो बयान है ना वो सूबाई हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है। वो उनका बयान जो है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि फौज, पुलिस, आवाम तीनों की कुर्बानियां और तीनों मिलकर ही दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा क्लियर स्टांस है, वो सूबाई हुकूमत का स्टांस है। अब देखें, एक फौज जो है वो उनको ये शायद गलतफहमी है या
वो मुतासिर हो रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तो ये सबको मिलकर जो इंटेलिजेंस है ना हमारा, उसको मौसर बनाना होगा। ये जब तक चले उम्मीद करते हैं कि सूबे की जो क़यादत है वो गुड गवर्नेंस का मुजाहरा करे और तमाम लोगों को मिलकर बैठने के हवाले से तलकीन करे, क्योंकि ये मामला जितना जल्दी हल हो जाए उतना बेहतर है। जिस तरीके से इदारे अगर आपस में आमने सामने होंगे और आवाम भी उनके साथ में मौजूद होगी तो मामला मजीद गंभीर हो जाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देख पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मईशत है ना वो कभी खुशी कभी गम के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि अच्छा आज अगर किसी चीज़ में कोई कमी वाक़ई हो गई है तो पता चलता है कि कल किसी चीज़ में कोई इजाफा हो गया है। यही हम सूरत हाल देख रहे हैं कि हुकूमत को आए हुए तकरीबन 7 से 8 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो किसी भी तरह से हमें स्टेबलाइज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका ही है कि शरह सूद में 2% कमी की गई है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये खबर मंजर आम पर आई, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं से खबरें गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं कि जो हुकूमत है वो मिनी बजट लाने की तैयारियों में मसरूफ है। अब ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत को नया मिनी बजट लाने की जरूरत महसूस हो रही है? कहा यह जा रहा है कि एफबीआर को सितंबर में 1196 अरब रुपए जमा करने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। यही वजह है कि अगर नया मिनी बजट मंजर आम पर आता है तो उसमें कुछ ऐसी टैक्स इस्लाहात रखी गई हैं कि जिसकी बेसिस पर जो एफबीआर है वो अपना ये चैलेंज जो है वो उसको ये इस टास्क को कंप्लीट करने में उसे मदद मिलेगी। लेकिन क्या ये वाकई पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि शराइ जो है वो खासी कड़ी हैं। उसमें आगे चलकर ये भी हो सकता है कि लोगों की जो जायदाद है उसकी खरीदारी पर पाबंदी आयद हो सकती है, उनकी जो गाड़ियां हैं उनको जब्त किया जा सकता है और इसके अलावा भी दीगर जो मामलात हैं वो मंजर आम पर आ सकते हैं। उसामा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं, IMF की शराइ मजीद पहले से ज्यादा सख्त होती चली जा रही हैं, हुकूमत पर अलग प्रेशर है। जैसे ब्रेक से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि दाखिल और खारजी मामलात है, वहीं पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहां पर भी उसे खासी परेशानी का सामना है। बहुत ही खतरनाक हालात हैं इस वक्त और सिर्फ पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है कोई 1 हफ्ते की विंडो है, उसके अंदर IMF की तरफ से कोई अच्छी खबर आ जाए तो ठीक है, वरना ये माहिर माशियात का ख्याल है कि ये चीज चली जाएगी अक्टूबर में। अच्छा। और वो जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल फिर दुरुस्त हो जाएगी कि फिर आपको मिनी बजट लाना होगा क्योंकि वो चीजें कंपाइल हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, मसला ये है हम कहते हैं जी रोल ओवर करते हैं। रोल ओवर का मतलब यह है कि हम आगे दे देंगे, पहला हमसे दिया नहीं जा रहा, आगे हम किस तरह से वापस कर देंगे। और जब आप पर यह कहा जाएगा जी आप टैक्स कलेक्शन में पूरे नहीं उतर रहे, जो आपने IMF के साथ एग्री किया था, हमारा सर्कुलर डेट उससे फिर ऊपर जा रहा है, वो कहा था जी हमारा इतना होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, हमारी टैक्स कलेक्शन ये होगी, हम वो टारगेट्स जो मेजर टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे। फिर वो सोने पे सुहागा ये हुआ कि मरीम नवाज साहब ने एक रिलीफ देने की कोशिश की, वो उल्टी पड़ गई। वो 45 अरब रुपए थे या 90 अरब रुपए थे, उसमें वजीर खजाना पंजाब ने भी एक शुरली छोड़ दी, उन्होंने कह दिया कि जी वो 90 अरब है, 45 अरब विफाक ने दिए हैं, वो एक नया मसला खड़ा हो गया। उस पर फिर IMF ने और ज्यादा शराइत लगा देंगे जी अब कोई सूबा भी कोई हरकत ऐसी नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा जहां जहां कुछ ऐसा नजर आता है कि जी कोई रिलीफ देने की कोशिश है, कोई सब्सिडी आगे ले जाने की कोशिश है, तो IMF और ज्यादा शराइत कड़ी करता चला जा रहा है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि जिस तरह का रोल ओवर हम कमिट कर रहे हैं वो नहीं मिलने वाला। अभी तक सबसे अच्छी सूरत हाल ये हो सकती है कि हम अभी से रीशेड्यूल करने की तरफ जाएं। लेकिन उसामा, एक छोटा सा मेरा सवाल यहाँ पे ले लीजिए, ऐसा क्या है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी अब यूं कह लीजिए कि हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं है? कितनी देंगे ना, कितनी दफा करेंगे? मैं किसी के पास जाऊंगा अगर कर्ज लेने कि जी अभी मुझे दे दें, मैं अगली दफा आपको वापस कर दूंगा, अच्छा जी ले लो, फिर जाके कहूंगा जी वो पिछला मैंने देना आपका जरा मजीद दे दें, उसी में से दे दूंगा। वो फिर तो 75 साल से हम ये इस तरह से जी रहे हैं, ऐसे अब मजीद इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो लिहाजा अब वो भी रिलक्टेंट है, वो कहते हैं अच्छा आप कहने जी रोल ओवर कर दें और मजीद कर्ज भी दे दें, वो कह रहे हैं पिछले आपसे दिए नहीं जा रहे और आप कह रहे हैं अच्छा ये अभी नहीं दे सकते, मुझे आप और दे दें, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए अब एक अजीब सी दौड़ लगी है। पहली दफा पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है कि IMF कह रहा है प्रायर कमिटमेंट्स दो कि तुम्हारे रोल ओवर हो जाएंगे। दोस्त मालिक पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं पहले IMF प्रोग्राम शुरू हो कि वहां से गारंटी मिले। अब ये वो एक चूहे बिल्ली का खेल है, समझ नहीं आ रही कहां से पहले आएगी। वजीर खजाना साहब पिछले 2 माह से कह रहे हैं, जुलाई का मामला चल रहा है, उन्होंने पहले अगस्त की नवीद सुनाई, फिर अब सितंबर का कहा, सितंबर तक नहीं हो सका। अगर अक्टूबर में जाता है जो आप बातें कर रही हैं कि मिनी बजट आएगा, मजीद टैक्सेस लगेंगे और फिर जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए सख्तियां होंगी और उससे इकोनॉमी और स्क्वीज होगी और टैक्स और कम हो जाएगा। तो रिजवान रज़ा साहब 2 माह में 98 अरब रुपए इकट्ठा करना, मतलब इनके 1196 अरब रुपए इकट्ठा करना, सॉरी ठीक है, उनका खसारा हमारा 98 अरब रुपए का है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? और अगर नहीं है तो फिर वही बात आती कि हमें मिनी बजट की तरफ जाना होगा। मुझे इजाजत? जी। जुलाई की कलेक्शन क्या थी? 1250 अरब। और देखने की बात यह है कि अगस्त में क्या मौत पड़ी है।
अगस्त में एकदम नीचे क्यों चला गया? वो हमने एक्सीड किया था इसी जुलाई की, ये जुलाई 2024 की कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और जनाब वो हुकूमत ने उसके ऊपर ढोल बजाए थे कि देखें जनाब हमने तो टारगेट से भी एक्सीड कर लिया। अब देखना पड़ेगा कि अब सितंबर वो है जिसमें टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं और टैक्स रिटर्न के साथ अदारे अपने टैक्स भी जमा करवाते हैं। मैं पॉजिटिव साइड पे रहते हुए, क्योंकि नेगेटिव तो आपने बता दिया ना, अब मैं जरा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रहते हुए सब क्लियर कर दे कि कहीं वो एडवांस टैक्स तो नहीं ले लिए कि आईएमएफ को मनाने के लिए देखें। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सेल टैक्स, इनकम टैक्स अब क्वार्टरली हो चुके हैं। कंपनियां जो हैं वो क्वार्टरली जमा करवाती हैं, बल्कि कई इदारे जो हैं, कई शोबे हैं उसमें मंथली भी जमा करवाया जाता है। लेकिन इस क्वार्टर के टैक्स रिटर्न आने हैं, वैसे इंडिविजुअल की रिटर्न भी जो है वो सितंबर में आनी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इतना शॉर्टफॉल ना रहे कि जिसको आईएमएफ बैठ के तो हमें रगड़ना शुरू कर दे। मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो फैक्टर्स उसके अंदर हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह का पैनिक ना किया करें आप नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कि जायदाद की खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदी लग सकती है। नॉन फाइलर्स के लिए कह रहे हैं आपने क्लैरिफाई किया कि नॉन फाइलर, मैडम के मुंह से सीधा पाबंदी निकल गया था। तो बात है ना, जो फाइलर्स हैं उनकी जायदाद थोड़ी ना जब्त करेंगे वो। 24 करोड़ सर वही है सर, 24.5 करोड़ तो वही है नॉन फाइलर्स है जी, तो 30-40 लाख क्या रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि इवन देन वो आ जाएंगे ना, जब उन्हें जायदाद की खरीदो फरोख्त के अंदर टैक्स की रायत मिलेगी तो वो आ जाएंगे ना इसके अंदर। अब देखिए बात ये है कि बात हमने करनी थी कि टैक्स अपना शरह सूद में दो नहीं, शरह सूद में दो, वो तो अगर हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते ना तो फिर उस पर बात करेंगे। मैं तो इसका हामी नहीं हूं कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं ये 2% शरह सूद की बात कर रहा हूँ। 2% शरह सूद में कमी के बाद भी 17.5% शरह सूद है। 17.5% शरह सूद कहाँ पे होती है? लेकिन अगर हम देखें कि हम एक इन्फ्लेशनरी क्राइसिस के अंदर चले गए थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर पहले हमने 15% शरह सूद की, फिर हम 22% पे चले गए। आईएमएफ हमें कहता था 30% पे ले जाए, हमारी हुकूमत ने मुजाहमत की, हम उसको वापस ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गवर्नर स्टेट बैंक को कहा जाता है, वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी मैं अपने मर्जी से इकॉनमी को नीचे ला रहा हूँ। आपने देखा है कि मैं वो भी इन्फ्लेशन जो है उसको भी सिंगल डिजिट पे ले आया हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ जो बात फंसी हुई है वो आईएमएफ के साथ है। 18 तक का जो शेड्यूल आया उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। अगर वो 30 सितंबर तक के शेड्यूल के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल। ठीक है अनवर साहब, रिजवान रज़ी साहब की बात को लेकर आगे चलूंगी। अच्छी बात है कि उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत इस चीज को, इस टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाए। जो मुश्किलात हमें दरपेश हैं, 1196 अरब रुपए भी हमें जमा करना है, लेकिन अगर हुकूमत ऐसा करने में कामयाब होती है तो दूसरी तरफ महंगाई का तूफान आएगा, उसको कैसे फिर जस्टिफाई किया जाएगा? आवाम तो गिरबानों को आ जाएगी। रज़ी साहब, एक तो 25 सितंबर को जो आईएमएफ का मीटिंग होने जा रही है उसमें ग़ालिबन पाकिस्तान को शामिल किया गया है, इसको देख लीजिएगा। और दूसरी बात आपने कही थी जो टैक्स रिटर्न्स के टैक्स के हवाले से, देखिए जो टैक्स पेयर है और जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्सेस में फ़र्क है। और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी तो नहीं होगी, लेकिन टैक्स में इजाफा कर दिया जाएगा कि नॉन फाइलर पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है। और एक और आपको बात बताऊं, ये टैक्स रेवेन्यू जो आप बात कर रहे थे 1196 अरब रुपए इकट्ठे करना, इस हवाले से गवर्नमेंट मुख्तलिफ हीले हरबे कर रही है। मसलन आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इस्लामाबाद में ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों पर और बगैर नंबर प्लेट जो फैंसी लगाई हुई है उस पर 20 से 30 हज़ार रुपये एक गाड़ी पर जुर्माना किया जा रहा है। इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर नॉन फाइलर जो है उन पर मजीद टैक्स लगाया जा रहा है ताकि टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा हो। और फिर आप पता राशिद लंगड़ियाल साहब को तवानाई से वहाँ पर लेके गए हैं और वो बड़ा उन पर तवक्को भी है गवर्नमेंट को कि चेयरमैन एफपी आ रहा है कि वो टैक्स रेवेन्यू और जो टैक्स हदफ है उसको पूरा कर लेंगे। तो आईएमएफ ने आज उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल मुआहदा था माजी में हुआ, उस पर भी उन्होंने बड़े एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो मुकामात पर उनकी मुलाकातें हुई थी, जो मीटिंग्स हुई थी और जो टैक्स रेवेन्यू के हवाले से और जो स्टाफ मुआहदे के हवाले से एग्रीमेंट्स थे उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। तो मुझे लगता है कि इस हवाले से कर्ज का जो है वो तो पाकिस्तान को मिल जाएगा और उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आपका जो बुनियादी सवाल था कि क्या शरह सूद कम होने से हालात, डेफिनेटली जब शरह सूद कम होती है तो हालात बेहतर होते हैं, माशी सूरत बेहतर होती है, मजबूत होती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी होती है पॉलिटिकल सिचुएशन भी। देखिए हमारी जो इकॉनमी है वो बबल की तरह है, कभी बड़ी ठीक लगती है हमें स्टॉक एक्सचेंज, कभी बिल्कुल ड्रम से बैठ जाते हैं। इसको मुस्तकिल इसको इस्तेहकाम देने की जरूरत है। और कैसे दिया जाएगा जब आप पॉलिटिकल
اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے آج تبھی وہاں سرمایہ پر اکنامیکلی چیزوں کو بیٹر کرنے میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا انور رضا. رضوان مغازی ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس سی شرح سود میں تو کمی واقع ہو گئی ہے, اس کے ثمرات ہمیں کب تک پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.